स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं प्रमुख ऐतिहासिक इतिहासकारों को लेकर उसकी श्रेणी में एक नया इतिहासकार अबुल फजल एवं उनके स्रोत आईने अकबरी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अबुल फजल अथवा एक स्रोत के रूप में आईने अकबरी का मूल्यांकन। मुगल कालीन इतिहास लेखकों में अबुल फजल का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। अबुल फजल की प्रसिद्ध कृतियाँ अकबरनामा एवं आईने अकबरी अकबरकालीन इतिहास को जानने का काफ़ी महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। अबुल फजल एक इतिहासकार के साथ साथ महान राजनेता, राजनयिक और सैन्य जनरल के रूप में काफ़ी विख्यात हुआ था। पहले इनका जीवन परिचय देखेंगे। शेख अबुल फजल का संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था, जो देशांतर वास कर पहले सिंध आया और फिर हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गया। इनका जन्म आगरा में जनवरी 14, 1551 में हुआ था। वह बचपन से ही चेतनापूर्ण अथवा अकालिक बालक था। इसके पिता शेख मुबारक ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। शीघ्र ही उसने एक गूढ़ और समीक्षात्मक विद्वान की ख्याति अर्जित की। 20 वर्ष की उम्र में तो वह शिक्षक बन गया। 1573 में अकबर के दरबार में उसका प्रवेश हुआ। अपनी असाधारण प्रतिभा, जो कि आमतौर पर अधिकांश अकालिक बालकों की विशेषता होती है, से वह अकबर का विश्वसनीय हो गया। अपनी अध्वसायी तथा सतर्क निष्ठा और वफादारी से वह प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंच गया। अब हम उसके इतिहास लेखन को देखें तो अबुल फजल जब अकबर के दरबार में अकबर का विश्वसनीय पात्र बन गया, अकबर ने उसके काल के इतिहास लेखन की जिम्मेवारी अबुल फजल को सौंपी। दरअसल अकबर अपनी नीति और योजनाओं का व्यापक विज्ञापन यानी पब्लिसिटी कराना चाहता था और इस हेतु उसे अबुल फजल से बेहतर अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था। अबुल फजल ने इसके लिए पूरी तैयारी की। शाही फरमान जारी किया गया जिसके अनुसार जिन लोगों को पुरानी घटनाएं याद थी अथवा जिन्होंने किन्हीं घटनाओं में भाग लिया था, उन्हें अपने अनुभव दरबार में भेजने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही प्रांतीय अभिलेखागारों को पुराने रिकॉर्ड्स की एक प्रति दरबार में भेजने के लिए कहा गया। शाही फरमानुसार गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, जौहर ने ताज़किरातुल वाक़ियात और अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही की रचना की। यह सब रिकॉर्ड्स अबुल फजल को प्राप्त हो गए। सारे शासकीय व अशासकीय रिकॉर्ड्स की एक प्रकार से अबुल फजल के कार्यालयों में बाढ़ सी आ गई और उसका कार्यालय रिकॉर्ड ऑफिस बन गया। सभी रिकॉर्ड्स की बारीकी से छानबीन की गई। व्यक्तिगत रूप से वह कई लोगों से मिला। प्रश्नावली के माध्यम से उसने जानकारी हासिल की। किसी भी प्रकार की सूचना के संदेह के बारे में अबुल फजल स्वयं अकबर से ही संपर्क करता था, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी, जिसके सहारे वह अपनी उम्र की प्रथम वर्ष की घटना से आगे तक की सारी घटनाओं का स्थूल तथा विस्तृत ब्यौरा जानता था। अबुल फजल ने इन सारी जानकारियों को बारीकी से अध्ययन किया। 5-5 बार उसने अपनी पांडुलिपियों में संशोधन किया और तब जाकर लगभग 7 वर्षों में 1596 में उसने अपना लेखन कार्य पूर्ण किया। इसमें निहित सूचना की प्रामाणिकता, वर्णित विषयों की सत्यता, अपनाई गई आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति, उद्देश्य की ईमानदारी और व्याख्या के प्रस्तुतिकरण का तरीका आदि अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए कहा जा सकता है कि यूनान के लिए जो थ्यूसिडाइडिस था, रोम के लिए टेसिटस था और अरब के लिए इब्न खालदून था, वही मुगलों के लिए अबुल फजल था। उसकी शैली अप्रितम है। वह प्रविधिकताओं से मुक्त है। उसमें मुंशियों की तुच्छ क्षुद्रता नहीं है। उसके शब्द का वजन, वाक्यों की रचना
चिन्हांकन आदि इतने पूर्णकालिक हैं कि उसकी कोई नकल ही नहीं कर सकता। इसमें उसने अपने युग की आत्मा, सामाजिक जीवन, प्रशासन, संस्कृति व कला के चित्रण के लिए वही किया जो लगभग एक सदी बाद वॉल्टेयर ने लुई 14वां के संदर्भ में किया था। अबुल फजल ने अपनी कृति को 3 जिल्दों में विभाजित किया। सुविधा की दृष्टि से प्रथम 2 भाग को सम्मिलित कर अकबरनामा का नाम दिया जाता है और तीसरे को आईने अकबरी का। पर आईने अकबरी एक पृथक ग्रंथ के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। हम यहाँ आईने अकबरी की संक्षिप्त व्याख्या करेंगे जो निम्नलिखित है। तो हम सब आईने अकबरी को देखते हैं। आईने अकबरी के प्रथम भाग में अकबर ने परिवार, दरबार के शिष्टाचार, सम्राट की दिनचर्या, धार्मिक सिद्धांत आदि का सुंदर ढंग से वर्णन दिया है। इसके अतिरिक्त इस भाग में अकबरकालीन राजकोष, टकसाल, राजकीय शाला, मुद्रा, वस्तुओं के मूल्य, शस्त्रशाला, अश्वशाला, गजशाला, राजकीय अंतपुर आदि का भी विस्तृत विवरण मिलता है। दूसरे भाग में अबुल फजल ने युद्ध संबंधी बातों का वर्णन किया है, जिसमें मनसबदार, अहदी, बंदूकची, पहलवान, सैनिक व असैनिक कर्मचारी, सेना के पशु, सेना के भाग, सवार आदि का वर्णन किया है। यही नहीं, दासों, आखेट, मनोरंजन, वेतन प्रणाली आदि का भी इस भाग में विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का तीसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग में अबुल फजल ने अकबर के शासन का आधार, राजस्व व्यवस्था, भूमि सुधार, न्याय विभाग की व्याख्या तथा नए सन के प्रचलन का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त टोडरमल ने जो दहसाला बंदोबस्त प्रचलित किया था, उसका वर्णन भी इसी भाग में किया गया है। इस ग्रंथ का चौथा भाग विदेशी यात्रियों, मुस्लिम संतों तथा भिन्न भिन्न संप्रदायों के वर्णन से युक्त है। ज्योतिष दर्शन एवं हिंदुओं के साहित्य का वर्णन भी इसी भाग में किया गया है। इसमें तात्कालीन सामाजिक स्थिति का अच्छा वर्णन है। इस ग्रंथ के 5वें भाग में अबुल फजल ने अकबर के नैतिक उपदेशों, नियमों तथा उक्तियों का विशद वर्णन किया है। परंतु आईने अकबरी में वर्णन की इतनी अधिक शैलियां व्यवहार में लाई गई हैं कि इसे शैली विहीन ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। समानुपात विहीनता इसमें सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होती है। भाषा जटिल, अलंकारात्मक तथा पारिभाषिक शब्दावली युक्त है। फिर अकबर से संबंधित कार्यकलाप के वर्णन में अतिशयोक्ति है। अकबर की विभागीय असफलताओं पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। अबुल फजल की शैली अकबर के बारे में उसकी अतिशयोक्ति और उसके बारे में अप्रिय सत्य को छिपाया जाना आदि के बारे में पहले वर्णित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कोई दोष नजर आता हो तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय या उसे बड़ा बताने के बजाय नजरअंदाज करना बेमतलब ना होगा, क्योंकि अकबर की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में यह ग्रंथ अमूल्य ही साबित होता है। अधिकांश मध्यकालीन इतिहास लेखक केवल राजनीतिक घटनाओं तक ही सीमित थे, परंतु अबुल फजल ने उन इतिहासकारों से एक कदम आगे बढ़कर अत्यधिक विस्तार पूर्वक अकबर की शासन व्यवस्था तथा शासन संबंधी सूक्ष्म बातों पर प्रकाश डाला है। अकबर के राजस्व के आदर्शों, कर लगाने के आधार, केंद्र सरकार के विभागों, मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों के कर्तव्य, अधीनस्थ सामंतों की एवं राजाओं के संबंध के बारे में इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार उस समय की राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में आईने अकबरी आज भी हमारे अप्रियतम स्रोत है। इसका गहराई से अध्ययन करने पर हमें आशा से अधिक बातों का पता चलता है। इसमें राजतंत्र के सिद्धांत, करारोपण के आधार तत्व,
प्रभुसत्ता के उद्भव और स्वरूप तथा उसके अधिकारों और कर्तव्यों आदि के बारे में सूक्ष्म जानकारी मिलती है। इसमें दिए गए आंकड़ों की सूचियों से शासन तथा उसके अधीन राजाओं एवं जागीरदारों के पारस्परिक वास्तविक संबंधों पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह एक प्रकार से अकबर के शासन के विभिन्न अंगों का ही नहीं वरन आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य बहुत सी बातों का कोश है। यह ग्रंथ उस युग के ऐतिहासिक साहित्य की निश्चित ही अपने प्रकार का अनूठा और एक ही ग्रंथ है। प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरलैंड के अनुसार यद्यपि अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ग्रंथ स्पष्टता अलग हैं, पर दोनों ही आपस में संबंध है। कई बातें ऐसी हैं जिनके वर्णन में आईने अकबरी ने सारांश रूप में कर दिया है तथा उसी बातों की विस्तृत वर्णन के लिए अकबरनामा का हवाला दे दिया है। और सचमुच अकबरनामा उस विषय की विस्तृत जानकारी देता है, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि अकबरनामा में पूरे विस्तार के साथ वर्णन में आई है, परंतु आईने अकबरी में उनका कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। अतः इसमें से किसी एक ग्रंथ से उस समय का समुचित अध्ययन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि हम दूसरे को पढ़ ना लिया जाए। अब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो इवैल्यूएशन में इस प्रकार आईने अकबरी के सूक्ष्म अध्ययन एवं अबुल फजल के व्यक्तित्व को जानने के पश्चात जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम पाते हैं कि आईने अकबरी अबुल फजल की महत्वपूर्ण कृतियों में एक है। इसमें उसने अकबर काल की राजकोष, टकसाल, राजकीय शाला, मुद्रा, वस्तुओं के मूल्य, शस्त्रशाला, अश्वशाला, गजशाला आदि का विस्तृत वर्णन भी किया है। इस ग्रंथ के माध्यम से हमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि इस ग्रंथ में शैलियों की अधिकता होने के कारण थोड़ी शैली विहीन अवश्य हो गई है, परंतु इससे इसकी उपयोगिता एवं प्रामाणिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यह तत्कालीन दशा एवं अकबरनामा के अगले अंक में काफी महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत है। यह एक ऐसा कोश है जिसे लगभग सभी विषयों का विवरण है। इस कारण यह ग्रंथ उस युग की ऐतिहासिक साहित्य में निश्चित ही अपने प्रकार का एक अनूठा ग्रंथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।